गुजरात को आज मिलेगी विकास परियोजनाओं की सौगात। 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। साथ ही राजकोट से 5 एम्स राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे लंबे केबल सेतु सुदर्शन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने बेट द्वारका मंदिर में की पूजा। प्रधानमंत्री मोदी आज आकाशवाणी पर 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा प्रसारण। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में शामिल होने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने यमन में हूती के 18 ठिकानों पर किए हमले। हमलों का मकसद हूती की क्षमताओं को और कम करना। और खेल की खबरों में रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर बनाए 230 रन। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेट द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन किए। उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की। बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण का निवास माना जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और सुबह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारकाधीश के दर्शन किए। यहाँ विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा सिग्नेचर ब्रिज है। आपको बता दें कि ये केबल पुल है और इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर की है। साल 2017 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके निर्माण में 978 करोड़ रुपए की लागत आई है। ब्रिज पर 12 व्यूइंग पॉइंट बनाए गए हैं और यह सौर ऊर्जा से प्रकाशित होगा। वहीं ब्रिज को गीता के श्लोक और कृष्ण के प्रतीक चिन्ह से जैसे मोर का पंख और सुदर्शन चक्र से सुसज्जित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेट द्वारका में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल पुल है और 2.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है और प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेट द्वारका के बाद द्वारका धाम में भी द्वारकाधीश के दर्शन किए हैं। यहाँ भी उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारकाधीश के दर्शन किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारकाधीश पहुंचे हैं और आज सुबह उन्होंने बेट द्वारका के भी दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर को 4,150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। आज वो एम्स राजकोट का भी दौरा करेंगे और ये ताज़ा तस्वीरें द्वारकाधीश मंदिर की हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री
विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत ये मंदिर 72 स्तंभों वाला ये मंदिर जगत मंदिर या फिर निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये मंदिर 2200 साल पुराना बताया जाता है और 15वीं और 16वीं शताब्दी में द्वारकाधीश मंदिर का विस्तार किया गया था। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ और रामेश्वर के बाद द्वारकाधीश तीर्थ की यात्रा की जाती है। और आप देख सकते हैं ये मंदिर की भव्य तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आज सुबह और द्वारकाधीश मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि ये मंदिर भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है और ये जो शहर है द्वारकाधीश जहां मंदिर स्थित है वो गुजरात के ज़िले जामनगर में पड़ता है। ये मंदिर भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धाम तीर्थ का हिस्सा है और 3 तीर्थ जो हमने बताए वो हैं रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, और चौथा जो है वो द्वारकाधीश माना जाता है। सबसे पवित्र तीर्थ धामों में से माना जाता है। गुजरात में स्थित ये मंदिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह यहाँ पूजा अर्चना करी विधि विधान के साथ। और इससे पहले वो बेट द्वारका भी गए सुबह, जहाँ उन्होंने सिग्नेचर पुल का भी उद्घाटन किया। और 2.5 किलोमीटर वाला जो ये सिग्नेचर ब्रिज है वो उस देश का सबसे बड़ा केबल पुल है। द्वारकाधीश मंदिर लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर आप एक झंडा लगा हुआ देख सकते हैं। मंदिर के ऊपर जो ये झंडा है, ये जो ध्वज है वो सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो ये दर्शाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे तब तक श्री कृष्ण रहेंगे। ये द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने पूजा अर्चना करी। और बेहद ही तीर्थ मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर है जो गुजरात के द्वारका में स्थित है। ज़िले जामनगर में पड़ता है ये मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना करी। आज प्रधानमंत्री राजकोट भी जाएंगे, जहां एम्स की सौगात देने वाले हैं वो, और अपनी इस यात्रा के दौरान 48,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाला 2.32 किलोमीटर वाला देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। और ये जो तस्वीरें हैं वो द्वारकाधीश मंदिर की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना करी और सभी संतों ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ अश्विनी मिश्र द्वारकाधीश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सबसे पहले सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब वे द्वारकाधीश पहुंचे हैं और इसके बाद उनकी कई योजनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। जहाँ पे प्राचीन मंदिर और जो कि भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, और अब वो पहुंचे हैं द्वारका धाम। द्वारका धाम जो कि हमारे चारों धामों में से एक है, जो हमारे चारों धामों में से प्रमुख है, और खुद यहाँ पर शंकराचार्य की पीठ है, द्वारका पीठाधीश्वर भी यहाँ पर हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये बेहद विश्व विख्यात मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की भगवान श्री कृष्ण का के मंदिर में। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर जो है बेहद प्रतिष्ठित है, बेहद ही अगाध श्रद्धा का केंद्र है। हमारे चारों धामों में से एक है, जो 4 पीठ स्थापित किए गए भगवान शंकराचार्य द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी और साथ ही साथ द्वारकापुरी। तो द्वारकापुरी का ये पीठ है और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर है। 2 मान्यताएं हैं। मान्यता ये है कि भगवान सपरिवार बेट द्वारका में रहते थे, जो कि प्राचीन द्वारका मानी जाती थी, और जो भगवान का शासन काल का स्थान था
वो द्वारकाधीश था। द्वारकाधीश मंदिर में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की है। और भावना अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों मंदिरों का देश दुनिया के कोने कोने से सनातन धर्म के मतावलंबी और साथ ही साथ अगाध श्रद्धा रखने वाले हिंदू मतावलंबी सब यहाँ पर पहुंचते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर जो नवनिर्माण देखें तो नवनिर्माण भी खुद जबरदस्त तरीके से विकास कार्यों का भी किया गया है। तो विकास और विरासत जिसकी दोनों बातें कही जाती हैं वो जो है यहाँ पर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मंदिर में, उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ शंकराचार्य द्वारका पीठाधीश्वर का उन्होंने उनके प्रति उन्होंने श्रद्धा प्रकट की और खुद द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने उन्हें अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान किया। तो विलक्षण क्षण है निश्चित तौर से, अगर देखें एक विकास पुरुष के रूप में और धर्मपरायण प्रधानमंत्री के रूप में, कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री के रूप में, और विकास और विरासत को दोनों को लेकर नए भारत के निर्माण में संलग्न प्रधानमंत्री के रूप में आप देखते हैं कि विशिष्ट तरीके से पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर द्वारका में। भावना अश्विनी, हम देखें तो पौराणिक कथाओं में भी द्वारकाधीश मंदिर की अपनी एक महत्वता है, अपना एक इतिहास है और अपना एक महत्व है। अगर हम बेट द्वारका को देखें तो वहाँ पर भी अपनी एक पौराणिक रचनाएं हैं। अगर हम दोनों मंदिरों को देखें और दोनों के इतिहास को देखें तो किस तरीके से ये मंदिर जो हैं तीर्थ स्थान के रूप में उभरे हैं और लाखों श्रद्धालु जो हैं लगातार यहाँ आके पूजा अर्चना करते हैं। जी भावना, ये हमारे चारों धामों में से एक है द्वारका धाम, द्वारका का ये मंदिर। और साथ ही साथ अगर देखें तो आदिकाल से ही हमारे सनातन संस्कृति के श्रद्धा का केंद्र रहा। चारों धाम करना हर एक सनातन हिंदू मतावलंबी का लक्ष्य होता है जीवन का के पुरुषार्थों में से। निश्चित तौर से जब वानप्रस्थ की स्थिति होती है, जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति होता है, तब वो पहुंचता है और चारों धाम करता है। चारों धाम की यात्रा किया जाना निश्चित तौर से एक सनातन धर्मावलंबी के लिए बेहद यथेष्ट कार्य होता है। और यहाँ पर शंकराचार्य की पीठ भी है। शंकराचार्य का यहाँ पर शारदा पीठाधीश्वर, यहाँ पर द्वारका पीठाधीश्वर यहाँ पर स्वयं विद्यमान है और इस पीठ की स्थापना भगवान आदि शंकराचार्य ने स्वयं की थी। तो बेहद महात्मा है इस मंदिर का, बहुत ही अगाध श्रद्धा का केंद्र है। भगवान श्री कृष्ण का ये जन्म भले ही मथुरा में हुआ, उनकी बाल्यकाल की स्थितियां जब रही वो मथुरा और वृंदावन में रहा, लेकिन जब भगवान ने अपना शासन स्थापित किया द्वापर युग में तो द्वारकाधीश ही के रूप में जाने गए भगवान श्री कृष्ण। और द्वारका पीठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। साथ ही अगर अश्विनी आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखें, अश्विनी आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखें तो लगभग 4150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं द्वारका में आज प्रधानमंत्री उनका शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं आज दोपहर को। जी भावना, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है, प्रधानमंत्री 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनमें रेल संबंधी परियोजनाएं हैं, जिसमें केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग पर परिवहन मंत्रालय की परियोजनाएं हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परियोजनाएं हैं। और ये वो परियोजनाएं हैं जो समूचे द्वारका क्षेत्र, समूचे इस द्वारका से लेकर सोमनाथ तक के पूरे क्षेत्र को, राजकोट तक के पूरे क्षेत्र को विकास की नई धारा में जोड़ेंगी। राजकोट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है जहां पर वो देश भर के अनेक एम्स का लोकार्पण करेंगे। मुंद्रा से पानीपत जाने वाली नई पाइपलाइन का वो लोकार्पण करेंगे। तो 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अकेले द्वारका में, और इससे ज्यादा कहीं अधिक कई परियोजनाओं का 11 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो जो मंत्र है देश के निर्माण का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो हम अपने विरासत को सजोते रहें और विरासत के साथ साथ विकास का जो मंत्र प्रधानमंत्री देते हैं वही चरितार्थ रूप में, जमीनी हकीकत के रूप में, यथार्थ के धरातल के रूप में आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका पहुंचे, इसके बाद राजकोट जाएंगे। चंद दिनों पहले मेहसाणा और नवसारी में भी थे जहाँ पर उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। और आज अकेले द्वारका में वो 11 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जो विकास की गंगा यहाँ पर बहे, जो विकास की धारा बहेगी, वो कहीं ना कहीं पूरे इस क्षेत्र के लोगों को बेहद लाभान्वित करेगी।
इससे पहले हमने देखा अश्विनी, क्योंकि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है गुजरात और प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य में हैं, साथ ही हमने सुबह देखा जब वो बेट द्वारका गए, उसके बाद उन्होंने सुदर्शन सेतु जो देश का सबसे लंबा केबल पुल है उसका भी उद्घाटन किया। आपने जिस तरीके से कहा कि कहीं ना कहीं विरासत को तो आगे बढ़ ही रही है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है। निश्चित तौर से, और हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे पुरखों ने एक व्यवस्था तय की थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो चारों धाम हो, चाहे वो हमारे तीर्थ स्थान हो, चाहे वो हमारे देव स्थान हो, वहां पर लोगों की जाने की परंपरा थी और समूची अर्थव्यवस्था प्राचीन काल में इसी तरीके से चलती थी। वो पर्यटन और धार्मिक पर्यटन में कोई विभेद नहीं किया जाता था। देश के हर कोने का सनातन धर्म का मतावलंबी चारों धाम करने के लिए चारों कोनों पर पहुंचता था। उसी तरीके से अगर देखें तो सुदर्शन सेतु जो द्वारका और बेट द्वारका को आपस में जोड़ता है, सदियों से लोगों की आकांक्षा थी। बहुत सारे बुजुर्ग और पुरखे, हमारे पूर्वज जो यहाँ पर आते थे, खासतौर से वृद्ध लोग जब आते थे तो नाव के जरिए उनको आना पड़ता था और ये बेहद दुरूह और दुसाध्य यात्रा होती थी, क्योंकि नाव के जरिए आकर यहाँ पर बेट द्वारका में बगैर दर्शन किए लोग वापस नहीं जाते थे। द्वारकाधीश के दर्शन तो द्वारका में होते ही थे, लेकिन बेट द्वारका में भी दर्शन करने की परंपरा लोगों में थी। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों की मनोकामना पूर्ण इसलिए नहीं हो पाती थी कि अगर यातायात के जो साधन थे वो सुगम नहीं थे। केवल नाव के जरिए, स्टीमर के जरिए, नौकायन के जरिए यहाँ पर आया जा सकता था। अब देश का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज यहाँ पर बना है सुदर्शन, उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार ने दिया है। ये वही सुदर्शन है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों में द्वापर युग में महाभारत के समय विराजता था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने मां भारती के करधनी के रूप में सुदर्शन सेतु उनके कमर पर बांध दिया है, जो कि सागर को मत देने जैसा एक ऐसा अभिनव प्रयास है कि जो हमारी वैज्ञानिक क्षमता का, जो हमारी अभियांत्रिकी का, जो हमारी इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। सबसे बड़ी बात, लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर पुल बनाया जाना संभव ही नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरदर्शिता के और अपने संकल्प को सिद्ध करते हुए ये प्रमाण दुनिया के सामने रखा है कि किस तरीके से अगर हम दृढ़ संकल्प हो तो सागर को भी बांधा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल को यातायात के साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये सेतु है द्वारका और पुरानी द्वारका के बीच का, ये सेतु है द्वारका का एक बहुत ही, द्वारका धाम शहर जो है वो बहुत ही अगाध श्रद्धा का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ वैभवपूर्ण और विकसित भी है। लेकिन ये बेट द्वारका एक द्वीप सरीखा है, एक आइलैंड है और यहाँ पर बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में लोगों को अस्पताल तक पहुंच पाना, बड़े अस्पताल तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल का कार्य था। महिलाओं के लिए अस्पतालों की सुविधाएं लेना बहुत मुश्किल का कार्य था। अभी हमने लोगों से बात की तो लोग बहुत आह्लादित हैं, वो प्रसन्न है कि चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी की बात हो, चाहे वो एजुकेशनल फैसिलिटी की बात हो, चाहे फिर देश के मुख्य भूमि से जुड़ने का एहसास हो, तो ये यहाँ के लोगों को देश के मुख्य भूमि से तो जोड़ेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर नए अवसर रोजगार के, स्वरोजगार के पैदा करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से अपने विरासत के वैभव को समेटते हुए भारत नए भारत का निर्माण कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में। भावना जी अश्विनी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये ताज़ा तस्वीरें देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं और गुजरात दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। आज सुबह उन्होंने बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने सुदर्शन सेतु केबल पुल का उद्घाटन किया और उसके बाद अभी अभी प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले द्वारकाधीश मंदिर में भी पूजा अर्चना की है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में लगभग 4000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की विकास परियोजनाएं गुजरात वासियों को समर्पित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री राजकोट में एम्स का दौरा करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री राजकोट की अपनी यात्रा में 48,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है, चलो
पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट की अपनी यात्रा में 48,100 करोड़ रुपए से अधिक की बहु विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो 5 और एम्स भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कई स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन और आधारशिला राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की खास रिपोर्ट। राजकोट में होने जा रहे समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पर्यटन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। खास बात यह है कि देश को एक साथ 5 और एम्स की सौगात मिलने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा एम्स राजकोट का इधर आके वो लोकार्पण करेंगे। उसके साथ साथ 4 और एम्स हैं हमारी, जो हमारे से थोड़ी सीनियर भी हैं, उनका भी साथ ही में लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में गुजरात के राजकोट, पंजाब के भटिंडा, यूपी के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुमानित प्रोजेक्ट्स के साथ इन 5 नए एम्स में 4,040 बेड और 500 मेडिकल सीट होंगी। साथ ही इन शहरों के अलावा पड़ोसी राज्यों के 50 करोड़ से अधिक लोगों को अत्याधुनिक इलाज मिल सकेगा। एम्स खुलने से बहुत सारी परेशानियां लोगों की जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं एम्स में वो सब नागरिकों को बढ़िया लग रही है। यहाँ की जो स्वच्छता है, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है। इससे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा पीपल को, क्योंकि प्रीफर करते हैं लोग पहले सिविल में जाने का, क्योंकि सब लोग तो बेयर नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव जो होता है। दो फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन राजकोट फॉर बेटर ट्रीटमेंट, ऑल टाइप ऑफ डॉक्टर्स आर अवेलेबल, बट इट इज़ एक्सपेंसिव टू। तो जो कॉमन मास है, जो रूरल पीपल है, जो बेयर नहीं कर सकते एक्सपेंसेस, उसके लिए जो एम्स हुआ है इट इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। प्रधानमंत्री मोदी 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 200 से अधिक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वो पुदुचेरी के कराईकल में जिपमेर के मेडिकल कॉलेज और पंजाब के संगरूर में PGI-MER के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर का शुभारंभ और फिरोजपुर में PGI-MER के 100 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पीजीआई के संगरूर सैटेलाइट सेंटर को एवं फिरोजपुर के जो सैटेलाइट सेंटर को, दोनों को देश के लिए समर्पण करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी विजन और अपनी फुल निष्ठा के साथ हमारे साथ कोऑपरेट किया है, जिसके करके ये दोनों सेंटर आज पंजाब के रोगियों के लिए अब समर्पित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के 115 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। वो देश भर में कई मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही पुणे में निसर्ग ग्राम नामक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी उद्घाटन किया जाना है। पीएम मोदी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की लगभग 2280 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। वो 9000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। सड़क और रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री सुरेंद्रनगर राजकोट रेल लाइन के दोहरीकरण, पुराने NH8E के भावनगर तलाजा को 4 लेन बनाना और NH751 के पिपली भावनगर पैकेज 1 का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही NH27 के सामाखियाली में संतालपुर खंड तक 6 लेन की पक्की सड़क की आधारशिला भी रखेंगे। एम्स राजकोट के अलावा 4 और नए एम्स प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खास करके अगर राजकोट एम्स की बात करें तो यह पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों के लिए एक खुशखबरी वाली खबर होगी कि उन्हें इलाज के लिए राजकोट से बाहर नहीं जाना होगा। क्या नाम है, ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, राजकोट। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 110वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। बढ़ते आगे। विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से जो लाखों युवा नशे और व्यसन से बचेंगे, उनकी असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा ही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से जो लाखों युवा नशे और व्यसन की कैद से बचेंगे, उनकी वो असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। युवाओं का निर्माण ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। इससे समाज का, देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने 3 से 4 साल पहले एक राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। अब तक भारत सरकार के इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। हमारी सरकार ने 3-4 साल पहले एक राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इस विषय को उठाता रहा हूं। अब तक भारत सरकार के इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैलियां निकाली गई हैं,
शपथ कार्यक्रम हुए हैं, नुक्कड़ नाटक हुए हैं। सरकार के साथ इस अभियान से सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। गायत्री परिवार तो खुद इस अभियान में सरकार के साथ सहभागी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर की में पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर उन्होंने आज सुबह बेट द्वारका में भी पूजा अर्चना करी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे, जहां वहां भी उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। चक्रगदे चपा अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। बालत्यादिनिवै प्रभो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। स्वर भगवन् द्वारिकाधीशाय नमो नमः। सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना करी, जहां उसके बाद उन्होंने सुदर्शन सेतु केबल ब्रिज का उद्घाटन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारकाधीश मंदिर में गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करी। यहाँ सभी श्रद्धालुओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारकाधीश की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संतों को प्रणाम किया। उनको संतों ने वस्त्र पहनाए और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजकोट में एम्स का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारका में दोपहर को 4150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 52,000 से ज़्यादा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचे, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। ये द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें हैं। श्री कृष्ण को समर्पित है ये मंदिर और बेट द्वारका में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तोहफा दिया, जिसमें सुदर्शन सेतु नाम का जो देश का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। 2.32 किलोमीटर का ये लंबा ब्रिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया। अपने आप में ये विहंगम दृश्य हैं द्वारकाधीश मंदिर के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संतों के साथ मिलकर पूजा अर्चना करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय ये गुजरात दौरा है। प्रधानमंत्री कल जामनगर पहुंचे थे, जहां रोड शो उन्होंने किया, जिसके बाद आज सुबह की शुरुआत उन्होंने बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की और जिसके बाद प्रधानमंत्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। आज प्रधानमंत्री 52,000 से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। गुजरात में अपने गृह राज्य में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये द्वारकाधीश की तस्वीरें हैं, बेहद ही विहंगम तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वस्त्र पहनाते संत और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री देश भर में स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा और पर्यटन से संबंधित 52,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारकाधीश से बाहर निकलते हुए और सभी श्रद्धालु जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और द्वारकाधीश मंदिर जो है तीर्थ स्थानों में गिना जाता है, चौथा तीर्थ स्थान है ये देश का। और द्वारकाधीश मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। गृह मंत्री ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह सबसे पहले सुबह ग्वालियर पहुंचकर ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में अमित शाह ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना संसदीय क्षेत्र के तकरीबन 400 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर करीब 3 बजे खजुराहो पहुंचेंगे और लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस आयोजन में सागर क्लस्टर के करीब 2300 बूथों के करीब 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। शाम 7 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचकर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित करेंगे। इस आयोजन में करीब 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगे। और अब किसान आंदोलन से जुड़ी खबर। पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन अब कमजोर पड़ता जा रहा है। शनिवार को किसानों द्वारा आयोजित कैंडल मार्च में जुटी आंशिक भीड़ से आंदोलन कर्मी किसान चिंतित नजर आए। देखते हैं ओपी यादव की रिपोर्ट। एमएसपी व अन्य मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन अब धीरे धीरे विफल होता जा रहा है। आंदोलन में किसानों की घटती संख्या और गिरते मनोबल के कारण संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली चलो मार्च का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिए जाने के बाद धरना स्थल शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या में भी भारी कमी देखी गई, जिससे आंदोलन की धार और रफ्तार मंद होती जा रही है। धरना स्थल पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों में नाम मात्र के किसान दिखाई दिए। कतार में खड़ी ट्रॉलियों में दिखाई दे रहे किसान नेताओं के चेहरों पर घटती भीड़ से मायूसी साफ तौर पर देखी जा रही थी। शनिवार को धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे किसानों ने इस विषय पर शंभू बॉर्डर पर लंबे दौर की मैराथन बैठक भी की। शाम को किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के नेतृत्व में किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम ने कैंडल मार्च निकाला। मीडिया से बात करते हुए सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि मृतक किसान शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला है। पंढेर ने कहा कि सरकार से हम अपनी मांगों को लेकर आशान्वित हैं। हमारी मांगें जो पहले थीं वही हैं। शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी मांगें रखी। हमारी मांगे यहाँ पे जो बिजनेस से बताया हुआ है तो वो सुनो मिलना चाहिए कि जो वादे किए थे वो वादे को पूरा किया जाए। मांगे हैं हमारी एमएसपी जो अपनी एक किसान की गारंटी कानून जड़ा वो जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो लागू की जाए। तो दूसरी मांग है जड़ा बिजली बिल 2020 आ वो रद्द किया जाए। इस तरह लखीमपुर खीरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ किसान शहीद हो गए, एक पत्रकार शहीद होया ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। आंदोलन से किसानों का मोह भंग होता देख चिंतित किसान नेताओं ने कैंडल मार्च के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर किसानों को संबोधित किया और आंदोलन कमजोर न हो इसके लिए एकजुट रहकर भीड़ लाने के लिए अपील की, जो बेअसर रही। बाद में मीडिया से बात करते हुए सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि 25 फरवरी को हम दोनों सीमाओं पर एक सम्मेलन करेंगे। 26 फरवरी को फिर से WTO पर चर्चा और आर्थिक कार्यक्रम भी होगा। शंभू बॉर्डर से ओपी यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री ए माइकल स्पेंस ने भारत को उच्चतम संभावित वृद्धि दर वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा है कि भारत ने दुनिया में अब तक की सबसे अच्छी डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्त संरचना को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह खुला एवं प्रतिस्पर्धा है और विशाल क्षेत्र में समावेशी किस्म की सेवाएं प्रदान करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल स्पेंस ने कहा कि भारत आने वाले दशकों में अपनी आर्थिक और भू राजनीतिक भूमिका को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, जिसमें उभरते जनसांख्यिकीय लाभांश, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर रहने वाली GDP वृद्धि दर से मदद मिलेगी। अर्थशास्त्री ए माइकल स्पेंस के अनुसार भारत सबसे अधिक संभावित विकास दर वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अब खबर अयोध्या धाम से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज भक्तों की भारी भीड़ राम मंदिर में श्री राम लला के दर्शन करने आई है। पूरा मंदिर परिसर राम नाम से गूंज उठा
और यहाँ आए श्रद्धालुओं ने जमकर पूजा अर्चना की। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे 22 जनवरी के बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार अयोध्या धाम में श्री रामलला के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और अब बढ़ते हैं आगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के बनिहाल संगलदान खंड के बीच रेल सेवा शुरू हो चुकी है। इलाके के लोगों के लिए ट्रेन में सफर करने का सपना न सिर्फ सच हुआ है बल्कि पर्यटन और रोजगार के विकल्प भी खुले हैं। यहाँ के निवासियों के चेहरों पर तो खुशी है ही, और अब कम खर्च पर श्रीनगर और बारामूला का सफर आसान होगा। इसके लिए कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी कर रही है। संगलदान से बनिहाल के बीच में ये जो ट्रेन है अब यहाँ के लोगों की एक लाइफलाइन होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि 75% जो रोजगार मिला है वो यहाँ के लोगों को मिला है, यानी कि जो कामगार थे वो 75% यहाँ के कामगार थे। उन्हें बड़ी खुशी है कि उनको रोजगार यहाँ पर हासिल हुआ और अब इस ट्रेन के चलने के बाद से उनको पर्यटन भी हासिल होगा, जिसके साथ से उनको फिर से एक नया रोजगार मिल पाएगा। देखिए इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर एक सामान रखने के लिए पूरा इसका ये बनाया गया है ताकि आप यात्री जो है वहाँ पर सामान रख सकते हैं। खड़े होकर अगर वो ट्रैवलिंग करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे एक वो हैंगर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ पंखों की यहाँ व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर चार्जिंग कर सकते हैं। ये एक डिस्प्ले बोर्ड भी यहाँ पर लगाया गया है जिसमें निश्चित तौर पर स्टेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ बैठने का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर अलग से भी अगर एक जो लोग चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। काफ़ी स्पेस यहाँ पर दिया गया है ताकि लोग अपने जो है मूवमेंट कर सके, वॉक कर सके और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बहुत अच्छा है ये ट्रेन में हम श्रीनगर जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। धन्यवाद है मोदी साहब का। श्रीनगर जाते थे एक साइड से 1000 रुपये लगता था, इसमें हमको खाली 80 रुपये लगेंगे किराया। हम बहुत खुशी मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बधाई देना चाहेंगे कि हमारा इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि आप पूछिए नहीं। कितना देखते हैं छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी माताएं बहनें सब ट्रेन में बैठ के जा रही हैं। हमारे गांव में ट्रेन आई पहली बार, हमें बहुत अच्छा लगा और पूरी अवाम भी खुश होगी। हम पे हमारे संगलदान में बहुत अच्छा लगा हमें ट्रेन आई। गुब्बारों से आज इसको सजाया गया है, वो तिरंगे से इसको सजाया गया है क्योंकि आज़ाद भारत में पहली बार ट्रेन जो है वो यहाँ पर पहुँची है। एक बड़ी कामयाबी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पर है और लोग काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी कर रहे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, संगलदान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में कई ऐसे कारोबार हैं जहां कम लागत में बड़े मुनाफे की गुंजाइश होती है। इनमें से ही एक है फूलों का कारोबार। सरकारी नीतियों और सुविधाओं की वजह से फूलों का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। चाहे पूजा पाठ हो या प्रेम की अभिव्यक्ति, कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हो या किसी मंदिर की साज सज्जा, फूलों की सुंदरता से हर महफिल में चार चांद लग जाते हैं। रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ, अनोखी खुशबू और अनेकों प्रकार के फूल भारतीय संस्कृति के हर पहलू में विशेष महत्व रखते हैं। अपनी इसी अहमियत से विशेष अवसरों पर फूलों की खरीद भी काफी बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में फूलों का बाजार करीब 23,000 करोड़ रुपए का था, जिसकी 2028 तक 12.13% तक वृद्धि के साथ 4,670 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली की भागदौड़ से दूर एक जगह ऐसी भी है जहां फूल के कई सारे रंग और उनकी मन मोह लेने वाली खुशबू हवा में फैली रहती है। आज हम खड़े हैं गाजीपुर मंडी के फूल मार्केट में, जहां पर लोकल से लेके एग्जॉटिक सारे फूल उपलब्ध हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के फूल विक्रेताओं से और जानते हैं पिछले कई सालों में किस तरह से ट्रेंड्स बदले हैं और किन फूलों की डिमांड बढ़ी है। सर्दियों में खासकर अभी के समय में मार्केट में इतनी ज़्यादा हलचल रहती है, जिस वक्त बाहर के जो भी मटेरियल होते हैं सबसे ज़्यादा खपत अपने दिल्ली के मार्केट में ही होती है, जिस वजह से आपको बेंगलोर वगैरह और साउथ में चले जाइए, तेलंगाना, फिर अपना गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, हर जगह से मटेरियल यहाँ आते हैं। कट फ्लावर है, इंग्लिश फ्लावर्स, ये सब बंच के हिसाब से थे। तो लोगों के जैसे डेकोरेटर हो अपना अपना हिसाब है, कितना किसी को 100 बंडल की ज़रूरत है, किसी को 500 की ज़रूरत है। जैसे मतलब छोटे बड़े जो होते हैं उस हिसाब से अपने अपने डिमांड के हिसाब से ले जाते हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी फूल मंडी गाजीपुर में सस्ती है।
फूल मंडी में थोक बिक्री और खुदरा बिक्री होने के साथ साथ भारत से बड़ी मात्रा में फूलों का निर्यात भी किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में फूल उद्योग में हो रही वृद्धि और डिजिटल इंडिया के योगदान से फूलों के ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी की सुविधा भी खरीदारों को उपलब्ध हुई है। कितना आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया का इसमें रोल रहा? जैसे अभी आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे थे, तो आपके यहाँ भी ऑनलाइन पेमेंट आता होगा, तो इसमें क्या रोल रहा है? पैसे की दिक्कत होती है चेंज का, वैसे भी देने के लिए पेटीएम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। डिजिटल इंडिया पहल और बेहतर परिवहन और कनेक्टिविटी से भारत में फूलों की खेती और इसके व्यापार के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। फूलों का काम करने वाले कारीगर पीएम विश्वकर्मा योजना का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में फूलों की खेती से नई तकनीक के उपयोग से फूलों की पैदावार बढ़ेगी और व्यापार बढ़ने से फूल व्यापारियों को अच्छा मुनाफा भी होगा। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में ग्राहकों की रौनक हमेशा बनी रहती है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि शादी का सीजन हो, वैलेंटाइन वीक हो या कोई पर्व त्योहार का मौका, अक्सर ही ग्राहक यहाँ आते हैं अपनी दुकानों के लिए भी और पर्सनल यूज के लिए भी। यहाँ से फूल होलसेल दामों पर खरीद कर लेके जाते हैं। कैमरा पर्सन शिव सुमन के साथ अंबिका रश्मि, डीडी न्यूज। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेषों की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड में 26 दिवसीय महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच न केवल सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच मधुर संबंध भी स्थापित होंगे। भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की अवशेषों की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड में 26 दिवसीय महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस महापर्व को भव्य बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में थाईलैंड के रॉयल पैलेस ग्राउंड में एक शानदार परेड निकाली गई, जिसमें थाईलैंड की सांस्कृतिक धरोहर की अनूठी झलक देखने को मिली। थाईलैंड और भारत के राष्ट्रीय ध्वजों के साथ निकाली गई ये परेड दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों की मिसाल पेश करती नजर आई। Very happy because once in our life to see the ashes of the Lord Buddha is the most interesting and most important for our people. So to visit here is very, very good for our life because we don't know any time or any way how can we find again this good opportunity like this. So very thank you for Indian people. थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसेन ने भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्रतिष्ठापना की। बैंकॉक रॉयल पैलेस ग्राउंड में भगवान बुद्ध को समर्पित ये महापर्व इन दिनों थाईलैंड के लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं थाईलैंड और भारत के नागरिक उम्मीद जता रहे हैं कि इस आयोजन के बाद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों में और मजबूती आएगी। The Thailand Thai people, they believe in Buddhism, main religion, and this time it helps to make the good bond between Thailand and India a lot, which in the past we didn't have that very often. So we appreciate the Indian government that to set the relic of Mahatma Buddha here. वहीं भारत की ओर से महापर्व में शामिल होने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने इस आयोजन को लेकर खुशी जताई। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि यह आयोजन दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने हमें एक दूसरे के संस्कृति को काफी नजदीक से जानने और समझने का अवसर दिया है। I have become the part of this great movement. और इसमें यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भारत की आध्यात्मिकता और यहाँ के स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिलाकर एक नया युग शुरू होने जा रहा है। इस क्षेत्र में भारत ने बुद्ध की मार्फत, भगवान बुद्ध के मार्फत जो एक योगदान दिया है पूरी मानवता को, उसको यहाँ संजोए रखा हुआ है। ये आयोजन न केवल दोनों देशों के बीच की सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच मधुर संबंध भी स्थापित होंगे। छब्बीस दिनों तक चलने वाले भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के शरीर वस्तुओं की प्रदर्शनी न सिर्फ थाईलैंड के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है, बल्कि ये क्षण
भारत और थाईलैंड के लोगों को और उनके देशों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिससे ये दोनों देश अपने रिश्तों की गहराई को और बढ़ा सकते हैं। कैमरा पर्सन महेश शर्मा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, डीडी न्यूज़। और अभी छत्तीसगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आ रही है। पुलिस ने क्षेत्र में यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया था और आपको बता दें कि बीते 7 फरवरी को 6 नक्सली जो थे वो गिरफ्तार हुए थे और कांकेर के हुरत राई के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के ढेर होने की खबर जो है ये आ रही है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां नक्सलियों से हथियार भी पुलिस को बरामद हुए हैं और पुलिस ने इस समय 3 नक्सलियों को जो है वो ढेर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर के हुरत राई जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जहां 3 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया है और सर्च ऑपरेशन में उनके पास कई जो विस्फोटक हैं वो भी बरामद हुए हैं। और ये जो आप देख सकते हैं कि कैसे कांकेर के हुरत राई के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की अभी खबर आ रही है, जिसमें 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और यहाँ नक्सलियों के से हथियार भी बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन में पुलिस को ये हथियार बरामद हुए और आपको बता दें, और हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या है ताज़ा खबर ये छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है? छत्तीसगढ़ के अंतागढ़, ये कांकेर जिला है, वहाँ पे अंतागढ़ एक जगह है, वहाँ के हुरत राई जंगल में पुलिस और नक्सल के बीच जो मुठभेड़ हुई इसकी खबर आई है और इसमें 3 नक्सल मारे जाने की पुलिस ने पुष्टि की है। साथ ही कुछ हथियार भी बरामद किए गए। अलग क्षेत्रों से पुलिस और डीआरजी की टीम ने सर्चिंग ऑपरेशन अभियान चलाया था और कोयली बेड़ा दक्षिण इलाके में ये मुठभेड़ होने की बात कही जा रही है। अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। कांकेर के एसपी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि 3 नक्सल मारे जाने की उन्होंने पुष्टि की है। ठीक मनोज, इस ताज़ा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ के कांकेर के हुरत राई जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।